नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है बिहार का दर्पण, यानी अ मिरर ऑफ बिहार। दोस्तों, यह जो टॉपिक है वह 66 बीपीएससी प्री और आने वाले बिहार दरोगा के मेंस का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बिहार के किसी भी एग्जाम में बिहार से काफ़ी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब वो चाहे वो बिहार के हिस्ट्री का हो, बिहार के ज्योग्राफी का हो, करंट अफेयर का हो, इकोनॉमिक्स का हो या जो भी टॉपिक्स का हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे बिहार को कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे आपको एक बार देखने के बाद बिहार के संबंधित किसी भी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बिहार के परिचय को, उसके बाद बिहार में प्रथम, उसके बाद बिहार का इतिहास, उसके बाद बिहार का भूगोल, उसके बाद बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट और अंत में बिहार की समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों, करंट अफेयर के बारे में बता दें कि इसमें हम लोगों ने वर्ष 2019 एवं 2020 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया है। तो सबसे पहले बिहार के परिचय से हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले नामकरण की बात कर लें कि बिहार का नामकरण आखिर बिहार कैसे पड़ा। तो 12वीं शताब्दी के अंत में बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण इसका नाम विहार पड़ा, जो बाद में बिहार नाम से प्रचलित हुआ। अब इसके क्षेत्रफल को देखें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो इसकी भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है एवं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है, यानी 53 मीटर। जनसंख्या की बात कर ले तो बिहार की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या 5,42,78,157 है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या 4,98,21,295 है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में तीसरा स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 11 के दौरान 25.07% रही। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा रहा, जहां की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 30.65% रही, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज रहा, जहां की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 18.83% रही। लिंगानुपात की बात करें तो बिहार का लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों की तुलना में 916 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहां की प्रत्येक 1000 पुरुषों में 1015 महिलाएं हैं, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला भागलपुर एवं मुंगेर है, जहां की प्रत्येक 1000 पुरुषों में 879 महिलाएं हैं। साक्षरता दर की बात करें तो बिहार की साक्षरता दर 63.82% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 73.39% और महिलाओं की साक्षरता दर 53.33% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, जहां की 75.59% साक्षरता दर है, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, जहां की साक्षरता दर 52.49% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो यह शिवहर है, जहां की जनसंख्या घनत्व 1882 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है, जहां की 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह दोनों गया जिले में ही है। गर्मी के दिनों में यहाँ सबसे ज्यादा तापमान होता है और ठंडी में सबसे कम तापमान होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जबकि सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। वन क्षेत्र की बात करें तो बिहार में 6,22,000 हेक्टेयर पर वन है, जो कि राज्य के कुल भूमि का लगभग 6.65% है। राष्ट्रीय राजमार्गों की बात करें तो बिहार में 3,734.38 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है।
बिहार विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो बिहार में कुल बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है, विधान परिषदों की संख्या 75 है, लोकसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 40 और राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व 16 है। बंगाल से बिहार का विभाजन 1 अप्रैल 1912 को हुआ। बिहार से उड़ीसा का विभाजन 1 अप्रैल 1936 को हुआ। बिहार से झारखंड का विभाजन 15 नवंबर 2000 को हुआ। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, राष्ट्रीय पुष्प गेंदा, राष्ट्रीय पशु बैल और राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है। बिहार का राज्य दिवस 22 मार्च है। बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी एवं द्वितीय राजभाषा उर्दू है। बिहार में कुल 38 जिले, 9 प्रमंडल, 101 अनुमंडल और 533 प्रखंड हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। बिहार में उच्च न्यायालय पटना में अवस्थित है, जिसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और इसे पटना उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बिहार के परिचय के बाद अब बारी है बिहार में प्रथम की। दोस्तों, इस टॉपिक्स में हम लोग बिहार में प्रथम से संबंधित सारे पहलुओं को देखेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार में प्रथम प्रजातांत्रिक चुनाव कब हुआ था? तो यह हुआ था मार्च 1937 में। कब हुआ था? मार्च 1937 में। वर्ष 1935 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ और नया प्रांत बना। ठीक है। इसके बाद देश भर में वर्ष 1937 में चुनाव कराया गया। इस संबंध में बिहार में भी चुनाव हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर कुल 152 सीटें थी। 152 सीटें थी। ठीक है। इसमें से 107 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। किसने? कांग्रेस, जिसमें से 98 सीटें कांग्रेस को मिली थी। ठीक है। तो ये फैक्ट्स हैं, ध्यान में रखने वाली बात है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और बिहार के प्रथम राज्यपाल के रूप में जयराम दास दौलत राम ने पदभार ग्रहण किया था। यह कब से कब तक थे? तो यह रहे थे 15 अगस्त 1947 से लेकर के 11 जनवरी 1948 तक। ठीक है। बिहार के प्रथम एवं सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। यहाँ 2 प्रश्न बन गए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और सर्वाधिक कालावधि वाले मुख्यमंत्री, ये दोनों हैं श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने पदभार ग्रहण किया था। इन्होंने 4 कार्यकाल में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। ठीक है। पहला कार्यकाल कब था? तो पहला कार्यकाल था 20/7/1937 से 31/10/1939 तक। ठीक है। इसके बाद फिर 2/4/1946 से 28/4/1952 तक। ठीक है। तीसरी बार में 29/4/1952 से 5/5/1958 तक। ठीक है। और पांचवी और आखिरी काल में इन्होंने 6/5/1958 से 31/1/1961 तक बिहार की सेवा की। ठीक है। स्वतंत्र भारत के बिहार विधानसभा के प्रथम स्पीकर थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिहार विधानसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार के सबसे कम कालावधि वाले मुख्यमंत्री कौन थे? सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है। ये 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक कुल 5 दिनों के लिए ही मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। ये क्या थे? कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। कार्यवाहक। ठीक है। बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे भोला पासवान शास्त्री। ठीक है। भोला पासवान शास्त्री 3 बार मुख्यमंत्री बने थे।
छोटे छोटे कार्यकाल के लिए ही, लेकिन ये 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार ये बने थे 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 के लिए, ठीक है। दूसरी बार जब बने थे तो 22 जून 1969 से 4 जुलाई 1969 के लिए, और जब तीसरी बार बने थे तो 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 के लिए। तो ये 3 कार्यकाल में मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे अब्दुल गफूर, ठीक है। ये मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक, ठीक है। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये कब से कब तक रहे थे? तो ये रहे थे 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक, ठीक है। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले बिहारी कौन थे? तो ये थे बाबू जगजीवन राम, ठीक है। बाबू जगजीवन राम कब बने थे? तो यह बने थे वर्ष 1977 में, जब मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में, ठीक है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो थी राबड़ी देवी, ठीक है। राबड़ी देवी ने 3 कार्यकाल में बिहार की सेवा की थी। वो कार्यकाल क्या थे? तो पहला था 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999। दूसरी बार 8 मार्च 1999 से 3 मार्च 2000, और तीसरी और आखिरी बार 11 मार्च 2000 से 7 मार्च 2005 तक, ठीक है। बिहार विधानसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे उदय नारायण चौधरी। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे रामदयालु सिंह। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री थे सर गणेश दत्त। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे महामाया प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये कब से कब तक रहे थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा रहे थे 5 मार्च 1967 से 28 जनवरी 1968 तक, ठीक है। बिहार के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये बने थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। ये थे 6ठे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये 6ठे चीफ जस्टिस थे, ये भी याद रखने वाली बात है। और ये रहे थे 31 जनवरी 1964 से 1 अक्टूबर 1959 तक। अशोक चक्र प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति ये थे स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा। धनबाद में एक बैंक डकैती को रोकते समय ये शहीद हो गए थे और इन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र दिया गया था, ठीक है। 2004 में इनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया था। डाक टिकट। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? तो ये थे विद्यापति, ठीक है। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? मैथिली कोकिल, ठीक है। मैथिली कोकिल भी कहा जाता था।
इनका जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। ये कहाँ हुआ था? बिस्फी में। बिस्फी पड़ता है दोस्तों मधुबनी में, मधुबनी में, ठीक है। बिहार के प्रथम गणितज्ञ कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट, ठीक है। प्रथम गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुसुमपुरा में। कुसुमपुरा, जिसे अभी पटना कहते हैं, ठीक है, जिसे अभी हम लोग पटना कहते हैं। इनका जन्म हुआ था कुसुमपुरा में और इन्होंने सूर्य सिद्धांत दिया था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम बिहारी रामधारी सिंह दिनकर। और इनको अब इनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ दिया गया था? तो वो था उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये एक राष्ट्रवादी कवि थे। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता था, राष्ट्र कवि भी कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। जन्म की बात करें तो 1908 ईस्वी में हुआ था सिमरिया में। ठीक है, सिमरिया में हुआ था। 1959 ईस्वी में इन्हें मिला पद्म भूषण और 1971 ईस्वी में 72 ईस्वी में इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम बिहारी कौन था? तो वो था शेरशाह, ठीक है। इसने 1538 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। बिहार पर विजय पाने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रांता कौन था? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इसे मोहम्मद बख्तियार खिलजी भी कहते हैं, मोहम्मद बिन खिलजी भी कहा जाता है, ठीक है। 1200 ईस्वी में इसने बिहार को कब्जे में ले लिया था। अधीन कर लिया था, ठीक है। इसके बाद इसने ओदंतपुरी जो कि अभी बिहार शरीफ को कहा जाता है, और विक्रमशिला, इन दोनों जगहों पर जो बौद्ध बिहार थे उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। मगध साम्राज्य की स्थापना करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बिंबिसार, ठीक है। तो बिंबिसार हर्यक वंश का था। यह एक जानने वाली बात है, हर्यक वंश का था बिंबिसार, ठीक है। और इसने राजगीर शहर की स्थापना इसी ने की थी। राजगीर शहर को बसाया था। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था रॉल्फ फिच, ठीक है। बिहार का दौरा करने वाले प्रथम सिख गुरु, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि गुरु नानक देव या गुरु गोविंद सिंह। तो ये थे गुरु नानक देव, जो कि पहली बार बिहार का दौरा किए थे। इन्होंने 1506 ईस्वी में पटना साहिब का दौरा किया था, ठीक है। बिहार में प्रवेश करने वाला प्रथम यूरोपीय में कौन कौन थे? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, ठीक है, ये सब थे। तो बिहार में जो सबसे पहला आया था वो कौन था? पुर्तगाली। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम प्रयोगशाला कौन था? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। इन्होंने 17 अप्रैल 1917 को चंपारण में जो नील उत्पादन के खिलाफ जो किसानों की तरफ से सत्याग्रह करना था, उसकी आरंभ यहाँ से उन्होंने की थी।
सर्वप्रथम नवपाषाण युगीन अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण युग के अवशेष चिरांद से प्राप्त हुआ था, जिसे कि अभी हम लोग छपरा कहते हैं। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग सब जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5वीं सदी में। विश्व का प्रथम बिहार का प्रथम शहीद स्मारक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक, जो कि पटना में स्थित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला बिहार का पहला क्षेत्रीय भाषा, तो ये है मैथिली। मैथिली भाषा है जिसे, जो कि पहली बिहार की ऐसी भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बिहार में प्रथम नगर पालिका की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आरा में। और कब हुई थी? तो वो हुई थी 1865 ईस्वी में। बिहार की पहली ऑनलाइन पंचायत, ठीक है, यह है भवानीपुर, जो कि योगापट्टी पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का पहला जैविक ग्राम बायो विलेज, यह है कोठिया समस्तीपुर में। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? पटना विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1917 ईस्वी में। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी ओपन यूनिवर्सिटी, यह है नालंदा खुला विश्वविद्यालय। बिहार का प्रथम मेडिकल कॉलेज, यह है पटना मेडिकल कॉलेज। इसकी स्थापना वर्ष 1925 में हुई है। बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक, और यूं कहें तो पहला नेशनलाइज बैंक, यह है इलाहाबाद बैंक। बिहार में स्थापित होने वाला प्रथम योग विश्वविद्यालय, यह है मुंगेर योग विश्वविद्यालय। बिहार की सबसे बड़ी परियोजना है गंडक, और बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है, प्रथम सिंचाई परियोजना, वह है सोन। बिहार की प्रथम चीनी मिल, जो कि मढ़ौरा में है और जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1904 में। बिहार का प्रथम टाइगर रिजर्व, यह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व अभयारण्य, यह है बगहा में, बगहा, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में आता है, ठीक है। यह भारत नेपाल सीमा पर है। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी। बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र, तो यह है मुजफ्फरपुर, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1978 में। बिहार की पहली हिंदी फिल्म कल हमारा है। बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तोहरे पेड़ी चढ़ेबो। बिहार की पहली मैथिली फिल्म, यह है कन्यादान। बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, यह है इंदिरा गांधी तारामंडल, जो कि पटना में है। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु, इसकी स्थापना वर्ष 1872 में हुई थी, और इसके संचालक थे मदन मोहन भट्ट, और ये बिहार शरीफ से निकलता था, बिहार शरीफ से, ठीक है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1875 ईस्वी में, और इसके संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे सर एडवर्ड माइनर डेसचैम्प्स चैमियर, ठीक है। ये वर्ष 1916 से 1917 तक मुख्य न्यायाधीश रहे थे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे सर सैयद फजल अली।
आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये थी रेखा दोषित। आज़ादी के बाद पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये थे पंडित लक्ष्मीकांत झा। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो ये है मोइनुल हक स्टेडियम, जो कि राजेंद्र नगर के निकट स्थित है। दोस्तों, बिहार में प्रथम के बाद अब बारी है बिहार के इतिहास की। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इन सब पर चर्चा करेंगे। तो आइए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। बिहार में किस स्थान पर ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के चिन्ह, जो कि काले लाल मृद भांड हैं, वो मिले हैं? कहाँ पर मिले हैं? तो यह मिले हैं चिरांद, जो कि सारण यानी छपरा में है। सबसे पहले विदेह राज का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? विदेह राज का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है यजुर्वेद से। ठीक है, यह कहाँ से प्राप्त होता है? यजुर्वेद से। किन रचनाओं में विदेह जनक को सम्राट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है? किन रचनाओं में सम्राट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है? तो यह है शतपथ ब्राह्मण। वज्जी संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना है? तो वज्जी संघ कुल 8 गणराज्यों से मिलकर बना है। वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। गौतम बुद्ध का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह हुआ था शाक्य गणराज्य में। शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शाक्य गणराज्य की राजधानी थी कपिलवस्तु। महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था ज्ञात्रिक गणराज्य में। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों का उल्लेख किस रूप में होता था? तो मगध के लोगों का उल्लेख पतित या व्रात्य के रूप में होता था। महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय से। कुल 16 महाजनपद हैं, ये तो हम सब लोग जानते हैं। इनमें से कितने महाजनपद बिहार में स्थित हैं? तो बिहार में कुल 3 महाजनपद स्थित हैं, अंग, मगध और वज्जी। आप यहाँ मैप में भी देख सकते हैं, ये रहा अंग, ये रहा मगध और ये रहा वज्जी। ये जो तीनों हैं, ये तीनों बिहार में हैं। ठीक है। वज्जी महाजनपद का क्षेत्र एवं उसकी राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी महाजनपद का जो क्षेत्र है वह गंगा नदी के उत्तर में वैशाली एवं मुजफ्फरपुर तक, और इसकी राजधानी थी वैशाली। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है वज्जी, तो इसका जो क्षेत्र है यह है वैशाली और मुजफ्फरपुर, और इसकी राजधानी है वैशाली। अंग महाजनपद के क्षेत्र एवं उसकी राजधानी, तो अंग महाजनपद का जो क्षेत्र है वह है मुंगेर और भागलपुर, और इसकी राजधानी है चंपा। ये रहा अंग। मगध महाजनपद के क्षेत्र एवं उसकी राजधानी कहाँ थी? तो मगध का जो क्षेत्र था वो था पटना, नालंदा और गया, और इसकी राजधानी थी ग्रीवरिज। ग्रीवरज को राजगीर कहा जाता है। ये है आपका मगध। मगध में किस वंश का शासन था? तो मगध में हर्यक वंश का शासन था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश का राजा बिंबिसार किसके समकालीन था? तो यह गौतम बुद्ध के समकालीन था। किस वास्तुकार ने राजगृह का निर्माण किया था? तो ये थे महागोविंद। चिकित्सक जीवक किसके दरबार में था? तो यह था बिंबिसार के दरबार में। अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। किसने शिलाकंटक और रथमूसल जैसे शस्त्रों की खोज की थी? तो यह था अजातशत्रु।
किसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व हुआ था? तो यह था अजातशत्रु। आप देख सकते हैं जो प्रथम बौद्ध संगति है वो हुई थी 483 ईस्वी में, और यह कहाँ हुई थी? राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुई थी अजातशत्रु के। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा यह हुआ था राजगृह में। ठीक है, कहाँ हुआ था? यह हुआ था राजगृह में। उदयन या उदयभद्र किसका पुत्र था? तो यह अजातशत्रु का पुत्र था। किसने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की? तो यह था उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था नागदशक। नाग वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह शिशुनाग ने की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह था वैशाली। कालाशोक या जिसको कि काकवर्ण कहा जाता है, यह किसका पुत्र था? तो यह था शिशुनाग का पुत्र। कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह बनाई थी पाटलिपुत्रा में। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? कालाशोक। ये देखिए द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी, और यह कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? अभी हमने देखा कि यह वैशाली में हुआ था। ठीक है, यह कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसने नंद वंश की स्थापना की थी? तो यह थे महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक जो सिकंदर के समकालीन था, धनानंद। किसने मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? अशोक। बिहार में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के अभिलेख बराबर, सासाराम और चंपारण से प्राप्त हुए हैं। किसके शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो यह थे अशोक। आप देख सकते हैं तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, और यह हुई थी पाटलिपुत्रा में, और इसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्सिसस, और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन अभी हम लोगों ने देखा कि यह हुआ था पाटलिपुत्रा में। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? तो मेगास्थनीज ने इसे पलिब्रोथा कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं कुम्हड़ार से, जो कि पटना में है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष को खोजने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है स्पूनर को। किसने बराबर की पहाड़ियों में सुदामा गुफा का निर्माण कराकर उसे आजीविकों को प्रदान कर दिया था? तो यह अशोक ने करवाया था। चमरधारिणी यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी दीदारगंज, जो कि पटना के नजदीक है। पाटलिपुत्रा पर यवनों यानी यूनानियों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ है? यह है गार्गी संहिता में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो यह गुप्त काल में निर्मित हुआ था। गुप्त काल में मिट्टी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी नौलागढ़ से। बोधगया का महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त काल में। राजगृह में
मनियार मठ का निर्माण किस काल में हुआ था? तो यह भी गुप्त काल में हुआ था। हेनसांग ने 6 वर्षों तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। बिहार में मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी। किसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को लूटा था? तो यह भी इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने लूटा था। किसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर बिहार पर अपना अधिकार स्थापित किया था? तो यह थे हुसामुद्दीन खाज खिलजी। 1491 ईस्वी में सिकंदर लोदी से पराजित होकर किसने बिहार में शरण प्राप्त की थी? तो ये थे जौनपुर के सुल्तान हुसैन शाह शर्की। शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी का कब्र कहाँ है? तो यह है पटना के समीप, जिसे कि दुर्वेशपुर कहा जाता है, आजकल इसे मनेर कहा जाता है। 1418 ईस्वी में बंगाल के शासक जलालुद्दीन ने बिहार के किस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था? तो यह दक्षिणी क्षेत्र, जो कि रोहतासगढ़ है, वहां अपना अधिकार जमा लिया था। 1495 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन ने बिहार के किस क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था? तो यह उत्तरी बिहार में उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया था। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था फरीद। शेर शाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी के पिता का नाम था हसन खां सूर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। मखदूम शाह दौलत का मकबरा कहाँ स्थित है? मखदूम शाह दौलत का मकबरा पटना के समीप मनेर में स्थित है। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? बिहार का सूबेदार था शाइस्ता खां। सिखों के किस गुरु ने बिहार के सासाराम, पटना तथा बोधगया की यात्रा की थी? तो यह थे गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब के शासनकाल में पटना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो यह कर दिया गया था अजीमाबाद। 1770-71 ईस्वी में बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? तो यह था पूर्णिया। 18वीं शताब्दी में बिहार किन उद्योगों का चर्चित केंद्र था? तो यह शोरा एवं अफीम का चर्चित केंद्र था। 18वीं शताब्दी के मध्य में अफीम उत्पादन एवं विक्रय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह था पटना। शोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो यह था पूर्णिया, सारण एवं हाजीपुर। 1857 के विद्रोह में पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ से पीर अली ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के समय दानापुर के किस पलटन ने विद्रोह कर दिया था? तो दानापुर के 7वीं, 8वीं और 40वीं देसी पलटन ने विद्रोह कर दिया था। दानापुर की 7वीं, 8वीं और 40वीं देसी पलटन ने बाबू कुंवर सिंह से मिलकर किस स्थान को अपना अधिकार में ले लिया था? तो यह था आरा। 1857 ईस्वी के विद्रोह का छपरा से नेतृत्व किसने किया था? तो छपरा से नेतृत्व मोहम्मद हुसैन खान ने किया था। वाहवी आंदोलन, जो कि 1822 से 1868 तक चला था, इसका केंद्र कहाँ था? तो इसका केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी विलायत अली। वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत हुई थी रायबरेली से। वहाबी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई थी सैयद अहमद के द्वारा। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किसके हत्या के उद्देश्य से बम फेंका गया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से इन लोगों ने बम फेंका था।
30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुद्दीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जिसमें किसकी मौत हो गई थी? तो इसमें श्रीमती केनेडी और उनकी पुत्री की मौत हो गई थी। अंग्रेज सरकार के मुजफ्फरपुर के रत्नाकर प्रेस से मुद्रित किस पुस्तक एवं कविता को जब्त कर लिया था? तो पुस्तक का नाम था मां की पुकार और कविता का नाम था खूनी कफन। किसके नेतृत्व में दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो अशफाक खां के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो यह 1906 ईस्वी में हुआ था। 1908 ईस्वी में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो यह नवाब सरफराज हुसैन खां के नेतृत्व में हुआ था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सैयद हसन इमाम। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के पहले कोषाध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। बंगाल से अलग होकर बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1912 को। किस वर्ष बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था? तो यह हुआ था 1912 में। बिहार में हुए कांग्रेस के पहले अधिवेशन के स्वागता अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे मजरूल हक एवं सचिव थे सच्चिदानंद सिन्हा। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में पहली होम रूल लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी बांकीपुर में। 16 दिसंबर 1916 को बिहार में हुए पहले होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे मजरूल हक। नील की खेती में होने वाले अत्याचार के विरुद्ध पहला 1857 ईस्वी में विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो यह हुआ था लाल सरैया कोठी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिहार के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले तथा उन्होंने चंपारण आने का उन्हें न्योता दिया था? तो कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो वहां गांधी जी के सहयोगी थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद एवं अनुग्रह नारायण सिंह। जून 1919 में किसके नेतृत्व में दरभंगा में किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो यह थे स्वामी विद्यानंद, जिन्हें कि विशुभरण भी कहा जाता था। किसने वर्ष 1921 में बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय एवं बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था? तो ये थे महात्मा गांधी। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य कौन थे? तो प्राचार्य बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? तो बिहार विद्यापीठ के कुलपति बने थे मजरूल हक। असहयोग आंदोलन के समय बिहार उड़ीसा प्रांत के गवर्नर कौन थे? तो यह थे लॉर्ड सिन्हा। बिहार कौमी सेवा दल का गठन वर्ष 1921 में किसके द्वारा किया गया था? तो यह बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया था। वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में, जो कि कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी CR दास ने। वर्ष 1925 में जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो यह बने थे CF एंड्रयूज। वर्ष 1929 में किसने बिहार प्रादेशिक किसान सभा की स्थापना की थी? तो यह स्वामी सहजानंद ने की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बिहार में नियुक्त प्रादेशिक डिटेक्टर कौन थे? तो यह थे दीप नारायण सिंह। वर्ष 1931 में गया में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था जदुनंद शर्मा ने। वर्ष 1934 में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था?
तो यह हुआ था नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। वर्ष 1935 में बिहार प्रादेशिक किसान सभा ने कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? तो इन्होंने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को आपराधिक जिला घोषित किया गया था? तो यह था सारंग यानी छपरा। 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो ये थे जयप्रकाश नारायण। पटना सचिवालय पर कब कांग्रेस ध्वज फहराया गया था, जिसमें 7 छात्र पुलिस फायरिंग में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे? तो यह दिन था 11 अगस्त 1942। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात किसके नेतृत्व में बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? तो ये थे श्री कृष्ण सिंह। जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना में संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की गई थी? तो यह की गई थी 5 जून 1974 को। बिहार के इतिहास के बाद अब बारी है दोस्तों बिहार के भूगोल की। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार के प्राकृतिक भूगोल, बिहार के भौतिक भूगोल सबको देखेंगे, तो इसे ध्यान से देखिएगा और हर फैक्ट को समझिएगा। आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने प्रमंडल थे? ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में 4 प्रमंडल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में कितने जिले थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में 16 जिले थे। वर्तमान में बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो वर्तमान में बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। और 38 जिले हैं। ठीक है, जिलों का भी नाम यहाँ दिया हुआ है कि किस प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, बिहार के उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो वो है कोसी। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। कितनी भूमि की सिंचाई नहरों द्वारा होती है? तो लगभग 35% भूमि की जो सिंचाई है वो बिहार में नहरों द्वारा होती है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन है? तो बिहार का सबसे जो प्राचीन नहर है वो है सोन नहर। कोसी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किसके सहयोग से हुआ है? तो यह हुआ है भारत नेपाल के सहयोग से। आलू विकास शोध संस्थान कहाँ है? तो आलू विकास शोध संस्थान बिहार शरीफ नालंदा में है। चावल विकास शोध संस्थान कहाँ है? तो यह है आरा में। मखाना विकास शोध संस्थान कहाँ है? तो यह है दरभंगा में। बिहार का प्रमुख दुग्ध पशु कौन है? तो यह है भैंस। बिहार में सबसे अधिक नलकूप से सिंचाई कहाँ होती है? तो यह होती है रोहतास में। चावल उत्पादन की दृष्टि से बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो यह है चौथा। बिहार में धान का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो यह है तिरहुत प्रमंडल। बिहार में दलहन का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो यह है पटना प्रमंडल। राज्य में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो यह है मैथिली। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहां से कहां तक हुआ था? तो यह हुआ था मुगलसराय से कोलकाता तक। राज्य में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला कौन है? तो यह है पूर्णिया। बिहार में ग्लाइडिंग क्लब कहाँ स्थित है? तो ग्लाइडिंग क्लब पटना में स्थित है।
बिहार में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 14 जून 1978 ईस्वी को। अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है पूर्वी चंपारण में। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु मानसूनी है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। काबेर झील अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है बेगूसराय में। भीम बांध अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह है मुंगेर में। बिहार में इंजीनियरिंग उद्योग की शुरुआत आर्थर बटलर कंपनी द्वारा कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी मुजफ्फरपुर में। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी मोकामा में। राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन है? तो यह है चीनी उद्योग। बिहार में सोने का भंडार कहाँ मिला है? तो मुंगेर जिले में सोनू प्रखंड के करवड़िया गांव में। सबसे अधिक चूना पत्थर कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है कैमूर की पहाड़ी से। वर्ष 2001 से 11 के बीच राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितना प्रतिशत रहा? तो यह रहा 25.4%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का 12वां राज्य है। राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह है शिवहर, जहां का जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो यह है कैमूर। कैमूर का जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो राज्य का लिंगानुपात 918 महिला प्रति 1000 पुरुष है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो यह है गोपालगंज, जहां की प्रति 1021 महिला पर 1000 पुरुष हैं। राज्य में सबसे कम लिंगानुपात किस जिला में है? तो यह है मुंगेर, यहाँ प्रति 876 महिला में कुल 1000 पुरुष हैं। राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य की कुल साक्षरता दर 61.8% है। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? तो यह है रोहतास, जहां की साक्षरता दर 73.37 है। राज्य में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? तो यह है पूर्णिया, जहां की साक्षरता दर 51.08% है। राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो राज्य में पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% है। राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला है पटना। बिहार में सबसे कम आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे कम आबादी वाला जिला है शेखपुरा। राज्य की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन है? तो यह है मधेपुरा। यहाँ एक दशक में यानी 2001 से 2011 के बीच 31.12% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। राज्य का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? तो यह है गोपालगंज। यहाँ एक दशक में 19.02% जनसंख्या वृद्धि हुई है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन आच्छादित है? तो यह है 7309.99 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.76% है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत
रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत आता है। तो यह आता है 6,877 वर्ग किलोमीटर यानी 7.30%। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का वर्गीकरण, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को अगर देखा जाए तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट है 10.08%। अगर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें तो यह है 89.91% और अनक्लास्ड फॉरेस्ट की बात की जाए तो यह है 0.01%। वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार पिछले वन सर्वेक्षण की तुलना में बिहार में वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? तो यह हुई है 6.99 वर्ग किलोमीटर। बिहार में वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो यह है 2003 वर्ग किलोमीटर। बिहार में सर्वाधिक वन आच्छादित भूभाग वाला जिला कौन है? तो यह है कैमूर। बिहार का सर्वाधिक वन आच्छादित भूभाग वाला जिला प्रतिशत के इस हिसाब से कौन है? तो यह है जमुई। वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार बिहार में सबसे कम वन आवरण वाला जिला कौन है? तो यह है जहानाबाद। बिहार में कितना नेशनल पार्क है? तो बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है जिसका नाम वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क है। बिहार में कितना वन्य जीव अभयारण्य है? तो बिहार में कुल 12 वन्य जीव अभयारण्य हैं। बिहार चारों तरफ से किन राज्यों से घिरा है? तो बिहार पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल से घिरा है। गंगा नदी बिहार में चौसा के निकट प्रवेश करती है। बिहार में नदियां जो गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं, जो नदियां गंगा में बाईं ओर से मिलती हैं उनमें सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी तथा महानंदा प्रमुख हैं। बिहार की वो नदियां जो गंगा में दाहिने ओर से मिलती हैं, तो दाहिने ओर से मिलने वाली नदियों में सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु तथा कर्मनासा प्रमुख हैं। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक है। बिहार के नवादा जिले में स्थित काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी कुल ऊंचाई 47 मीटर यानी 160 फीट है, जबकि मुख्य प्रपात की जो ऊंचाई है वह 24 मीटर यानी 80 फीट है। बिहार के भोजपुर जिले में स्थित दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो यह 90 मीटर यानी 300 फीट है। राजगीर के सभी कुंडों का पानी कितना गर्म रहता है? तो यह लगभग 70 डिग्री तक गर्म रहता है। राजगीर के किस कुंड का पानी सबसे ज़्यादा गर्म रहता है? तो यह है ब्रह्मकुंड, जहाँ का पानी 87 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। बिहार का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो यह 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत लोग नगरों में निवास करते हैं? तो 11.29% लोग नगरों में निवास करते हैं। बिहार की कुल आबादी का कितना परसेंट लोग गांव में निवास करते हैं? तो 88.71% लोग गांव में निवास करते हैं। बिहार की कुल आबादी का कितना परसेंट लोग जनजातीय लोग हैं? तो बिहार में 1.28% लोग जनजातीय हैं। 19वीं पशुधन जनगणना 2012 के अनुसार बिहार में पशुओं की संख्या कितनी है? तो यह 32.93 मिलियन है। दोस्तों, बिहार के भूगोल के बाद अब बारी है बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट की। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण फाइनेंशियल ईयर 2019-20 को देखेंगे और बजट 2020-21 को। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे सकल घरेलू राज्य घरेलू उत्पाद की जीडीएसपी की। दोस्तों, जैसे अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो जैसे जीडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैसे ही जब स्टेट की बात करते हैं तो जीएसडीपी आता है,
ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब हम लोग सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करेंगे तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.5% रही। ठीक है, और वर्तमान मूल्य पर यह 15.01% रही, जो कि देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक थी। दोस्तों, इसमें 2-3 चीज़ें याद रखने वाली बात है कि स्थिर मूल्य पर जो बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर थी वो थी 10.53% और वर्तमान मूल्य पर यह 15.01% रही थी और यह देश की अर्थव्यवस्था से अधिक थी। अब बात करते हैं सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की, GSVA ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की। तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की बात करें तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 21.3%, 19.7% और 59% रहा। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र है दोस्तों उसका शेयर रहा है 21.3%, जो द्वितीयक क्षेत्र है उसका 19.7% और जो तृतीयक है उनका 59%। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति लघु बचत की। प्रति व्यक्ति लघु बचत यानी पर कैपिटा स्मॉल सेविंग के आधार पर 3 सबसे समृद्ध जिले जो हैं वो है पटना, सारण और बक्सर। राजकोषीय घाटा की अगर बात करें तो वर्ष 2019-20 का राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है वह सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी GSDP के 2.68% था। 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 2020-21 के लिए कुल जो वितरणीय संसाधन में बिहार का हिस्सा जो है वह वर्तमान में जो 9.67% था उससे बढ़कर 10.06% हो गया है। CFMS अप्रैल 2019 से व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत हुई है। पूरे बिहार में इसको लागू किया गया है जिससे राज्य की सारी गतिविधियां ऑनलाइन और कागज रहित हो जाएगी। रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट गत वर्ष यानी पिछले वर्ष से 12.2% बढ़ी है। ठीक है, जबकि पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट 12% घटी है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गत वर्ष की तुलना में 21.7% बढ़ा है। टैक्स रेवेन्यू की बात कर लें तो वर्ष 2018-19 में कर राजस्व जो है गत वर्ष से 16.8% बढ़ा है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो वर्ष 2018-19 में नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वह गत वर्ष की तुलना में 17.8% बढ़ा है। जीएसटी की बात करते हैं तो राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी से संग्रहित कुल राजस्व में 58% समेकित वस्तु एवं सेवा कर यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी से प्राप्त होता है। सैलरी एवं पेंशन वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार का वेतन एवं पेंशन पर जो व्यय है वह गत वर्ष से 12.2% बढ़ा है। जनरल सर्विसेज की बात करें तो वर्ष 2018-19 में सामान्य सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 15.9% बढ़ा है। सोशल सर्विसेज की बात करें तो वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 27.3% बढ़ा है।
इकोनॉमिक सर्विसेज की बात करें तो वर्ष 2018-19 में आर्थिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 18.9% बढ़ा है। अनाज के उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2018-19 में अनाजों का उत्पादन बढ़कर 158.58 लाख टन हो गया है। अनाजों का उत्पादन वर्ष 2017-18 यानी जो पिछला वर्ष था उसमें 143.21 लाख टन था। कृषि कर्मण पुरस्कार, भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। अंडा उत्पादन की बात कर लेते हैं तो राज्य में वर्ष 2018-19 में अंडा उत्पादन 176.34 करोड़ हो गया है। वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 265 करोड़ होगा। इस प्रकार अंडों का प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वह 2019-20 में बढ़कर 25 हो जाएगी। अवशेष प्रबंधन, राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन में प्रयुक्त यंत्रों की खरीद पर 80% तक सब्सिडी देने के लिए नई पहल की है। इरिगेशन सब्सिडी, राज्य सरकार ने ड्रिप इरिगेशन पर 90% और स्प्रिंकल इरिगेशन पर 75% तक सब्सिडी दे रहा है। कृषि आधारित कारखाना, पिछले 10 वर्षों में बिहार में चालू कृषि आधारित कारखानों में 16.4% वृद्धि हुई है, जबकि संपूर्ण देश में यह मात्र 3.3% है। चीनी मिल, बिहार में अभी 6 जिलों में 11 चीनी मिल कार्यरत है। वर्ष 2018-19 में चीनी का उत्पादन बढ़कर 84.02 लाख क्विंटल हो गया है। कॉम्फेड, वर्ष 2018-19 में कॉम्फेड में 2 सहकारी समितियां जुड़ी हैं। पहला बिहार का सुपौल दुग्ध संघ और दूसरा झारखंड का बोकारो दुग्ध संघ। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थियों वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में 52% बढ़ा है। वित्तीय आवंटन भी गत वर्ष की तुलना में 93% बढ़ा है। श्रमिक सहभागिता, ग्रामीण बिहार में पुरुषों का श्रमिक सहभागिता दर 64% था, जो संपूर्ण भारत के औसत से लगभग 8% कम थी। ग्रामीण बिहार में महिलाओं का श्रमिक सहभागिता दर मात्र 3.9% थी। रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग, राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग कृषि, वानिकी एवं मत्स्य खेत है, जहां 44.6% कामकाजी पुरुष एवं 53.6% कामकाजी महिला रोजगार पाते हैं। सड़क निर्माण, वर्ष 2008 से 17 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण के लिहाज से बिहार भारत का 6ठा राज्य है। रेल मार्ग, प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेल मार्ग के मामले में 2017 में देश के प्रमुख राज्यों में बिहार का 3रा स्थान था। टेलीफोन डेंसिटी, बिहार में ग्रामीण दूरभाष घनत्व यानी टेलीफोन डेंसिटी 46 कनेक्शन प्रति 1000 व्यक्ति है, जबकि शहरी दूरभाष घनत्व यानी टेलीफोन डेंसिटी 149 कनेक्शन पर 1000 पर्सन है। विद्युत उत्पादन, बिहार में मार्च 2019 तक कुल 4767 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता थी, जिसमें
कोल बेस्ड जो थर्मल पावर है वो 82%, हाइड्रो पावर यानी जो जल से ये है वो है 11%, और नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी है जो है 7%। ब्रेडा नवीकरणीय ऊर्जा वाली विद्युत परियोजनाओं का उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण यानी ब्रेडा नामक अभिकरण बनाया है। सतत जीविकोपार्जन योजना, इस योजना का मकसद अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने से पहले देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री में के काम में पारंपरिक रूप से लगे परिवारों सहित अति गरीब परिवारों को आमदनी वाली टिकाऊ परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना है। शहरीकरण दर, बिहार में शहरीकरण दर सबसे अधिक पटना में है जो कि 43.1% है, जबकि सबसे कम बांका में 3.5% है। पटना मेट्रो की बात करें तो हाल में कुल 13,366 करोड़ की व्यय वाली मेट्रो रेल परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इसके तहत 31.39 किलोमीटर लंबाई वाले 2 कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर के निर्माण के लिए पटना मेट्रो रेल निगम का गठन किया गया है। व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक, वर्ष 2019 में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में बिहार में 4.9% हिस्सा रहा है। इस प्रकार यह देश में 10वां स्थान प्राप्त करता है। वर्ष 2018-19 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 34% है, जबकि संपूर्ण भारत का ऋण जमा अनुपात 78.2% है। एनपीए, मार्च 2019 में व्यावसायिक बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां यानी एनपीए गत वर्ष के 8.1% से बढ़कर 9.1% हो गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वर्ष 2018-19 में 7,458 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृति किए गए हैं, जो कि 4,170 करोड़ रुपए के लक्ष्य से काफी अधिक था। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को प्रति माह 1,000 रुपये नगद अनुदान दिया जाता है। वार्षिक वर्षापात यानी एनुअल रेनफॉल, वर्ष 2018-19 में बिहार में 780 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात यानी एनुअल रेनफॉल दर्ज किया गया है। किशनगंज में सर्वाधिक 1522 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात एवं जहानाबाद में सबसे कम 403 मिलीमीटर वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ है। जल जीवन हरियाली योजना, जल जीवन हरियाली योजना राज्य सरकार की प्रमुख योजना है जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण संबंधी समस्याओं से निपटना है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 2010 के 8 से बढ़कर 2018 में 31 हो गई है। बजट अनुमान, वित्तीय वर्ष 2020-21 का कुल बजट व्यय बजट अनुमान 2,11,761.49 करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 का कुल व्यय बजट अनुमान 2,0501.01 करोड़ रुपए था, जो कि इस वर्ष के बजट अनुमान से 11,260.48 करोड़ रुपए कम था। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वर्सेस नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का विकासात्मक व्यय यानी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 71.70% है, जबकि
गैर विकासात्मक व्यय यानी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 28.30% है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वर्सेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल व्यय का राजस्व व्यय 77.80% है, जबकि पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 22.20% है। रेवेन्यू सेविंग यानी राजस्व बचत, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व बचत 2.80% रहने का अनुमान है। फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 2.97% रहने का अनुमान है। पब्लिक डेट यानी लोक ऋण, वित्तीय वर्ष 2020-21 में लोक ऋण यानी पब्लिक डेट का अधिशेष 23.90% रहने का अनुमान है। दोस्तों और सबसे अंत में बारी है बिहार के समसामयिकी की यानी करंट अफेयर्स ऑफ बिहार। दोस्तों यह जो टॉपिक है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। डाक विभाग ने 18 दिसंबर 2018 को नई दिल्ली में राजकुमार शुक्ल के नाम पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। ठीक है, स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है राजकुमार शुक्ल के नाम पर। राजकुमार शुक्ल आप लोग सब जानते हैं कि उन्होंने वर्ष 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था उसमें उनकी काफी बड़ा योगदान था। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। ठीक है, प्रधानमंत्री ने उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की आधारशिला रखी। उत्तरी कोयल नदी पर मंडल बांध परियोजना की, इसमें जो कुल खर्च आएगा उसमें 60% का योगदान केंद्र सरकार का होगा, जबकि जो 40% होगा वह नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित ऋण के साथ राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। मतलब 60% जो खर्च होगा वह केंद्र सरकार देगी और बचा जो 40% जो खर्च होगा वह नाबार्ड से ऋण मिलेगा। ठीक है, लोन मिलेगा और इस लोन को चुकाना किसे है, तो इसे स्टेट गवर्नमेंट को चुकाना है। ठीक है, इसे स्टेट गवर्नमेंट को चुकाना है। बिहार के नालंदा जिला के सिलाव खाजा, बिहार में रहने वाले सभी लोग जानते हो नालंदा जिले का सिलाव खाजा काफी फेमस है। तो बिहार के नालंदा जिले के जो सिलाव खाजा है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है। ठीक है, इसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को प्रति माह 400 और 80 वर्ष से अधिक उम्र के अधिक व्यक्ति को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार की जो सार्वभौमिक व्यवस्था है जिसमें कि हर व्यक्ति जो 60 वर्ष या 80 वर्ष से ऊपर है उसको वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, इस प्रकार की सार्वभौमिक वृद्धा पेंशन शुरू करने वाला बिहार जो है देश का पहला राज्य है। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रस्तुत विश्व बैंक के एक आकलन के अनुसार वर्ष 2040 तक गंगा नदी बेसिन में फसल की विफलता 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना तक बढ़ जाएगी। ठीक है, और कुछ राज्यों में पीने के पानी में 39% तक कमी आ जाएगी। राज्यपाल लालजी टंडन एवं केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संयुक्त रूप से मोतिहारी में 3 दिवसीय कृषि कुंभ 2019 की शुरुआत की या उद्घाटन किया। इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। पहला कि कृषि कुंभ 2019 जो है वो कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हुआ है बिहार के मोतिहारी में। ठीक है, उसके बाद इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन संयुक्त रूप से राज्यपाल लालजी टंडन और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किया। बिहार में 1320 मेगावाट की बक्सर थर्मल पावर परियोजना के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यह परियोजना SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। इसके द्वारा यह बनाया जाएगा SJVN थर्मल पावर
प्लांट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2025 तक बिहार को क्षय रोग यानी टीबी से मुक्त करने का संकल्प लिया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिहार, झारखंड, यूपी एवं राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी है तथा वर्ष 2030 तक इसमें 50% वृद्धि की आवश्यकता है। बिहार में बढ़ते प्रदूषण एवं ग्रीष्मलहर का हवाला देते हुए वन संरक्षण अधिनियम के तहत पेड़ की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिहार में एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी एईएस का प्रकोप बढ़ गया है। सामान्यतः 15 वर्ष से कम आयु के लोगों में यह बीमारी होती है। इसका कारण खाली पेट में लीची खाना बताया गया है। फागू चौहान बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। भारतीय राजदूत ने बताया है कि मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन भारत द्वारा सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इसकी जो कुल लंबाई है वह है 69 किलोमीटर। 5वां धर्म सम्मेलन राजगीर में 27-28 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया। दोस्तों यहाँ 2-3 प्रश्न बनता है कि 5वां धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह हुआ है बिहार के राजगीर में, ठीक है। और यह कब हुआ, तो यह हुआ है 27-28 जुलाई 2019 को। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने गर्दनीबाग कन्या मध्य विद्यालय से एनीमिया मुक्त बिहार अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य 2022 तक एनीमिया के मामले में 15% तक कमी लाना है। बिहार के 11 जिलों में नीर निर्मल योजना के तहत मार्च 2020 तक स्वच्छ पेयजल आपूर्ति मिलने की संभावना है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। इसके तहत बिहार, झारखंड, यूपी एवं असम में पेयजल आपूर्ति की शुरुआत की गई थी। बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने बिहटा में प्रस्तावित आईटी पार्क के लिए बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड को राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक कार्यकारी शाखा बनाने का प्रस्ताव देने की मंजूरी दी है। औरंगाबाद जिले में नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की पहली इकाई के रूप में शुरुआत कर दी है। यहाँ 660 मेगावाट बिजली उत्पादन होना शुरू हो गया है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2041 तक बिहार महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन जाएगा। केंद्र ने कोसी और मेची नदी को जोड़ने वाली परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह मध्य प्रदेश के केन बेतवा के बाद देश की दूसरी प्रमुख नदी इंटरलिंकिंग परियोजना होगी। मेची नदी जो है वह है महानंदा की सहायक नदी है। बिहार के कटिहार जिले में गोगाबेल को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। यह बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र है। मधुबनी पेंटिंग और सुजनी कलाकार कर्पूरी देवी का निधन मधुबनी में हो गया है। बिहार के पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग को स्कॉच अवार्ड 2019 प्रदान किया गया है। बिहार सरकार वर्षा जल संचयन और पानी के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर गांव में जल चौपाल सहित विभिन्न जल संरक्षण विधियों को लागू करने की तैयारी में है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नजर रखने के लिए एक सर्वदलीय निकाय का गठन करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। बिहार में मानसिक विकार से पीड़ित लोगों के मामले में लगभग 30% की वृद्धि देखी गई है। तालाबों के शहर के नाम से मशहूर दरभंगा में
जल्द ही राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या को देखने के बाद बिहार सरकार ने कैमूर के जंगलों में दूसरा बाघ अभयारण्य विकसित करने की पहल की है। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह ने बिहार में गया जिले में एक तालाब को गोद लिया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दहेज हत्याओं एवं हत्याओं के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजगीर में विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। नीति आयोग द्वारा जारी 20 राज्यों की स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक में बिहार को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला खादी मॉल पटना बिहार में बनाया गया है। हाल ही में बिहार के जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण का निधन हो गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय व्यवस्था के मामले में देश भर में बिहार का 17वां स्थान है। बिहार की राजधानी पटना में 15 वर्ष से अधिक पुरानी सरकारी वाहनों के चालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 28वां बिहारी पुरस्कार 2018 प्रसिद्ध लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को प्रदान किया गया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल को नियुक्त किया गया है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में श्री शिवदास मीना को नियुक्त किया गया है। बिहार के 2 युवा नेता कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर को 2020 में पीपल टू वॉच फोर्ब्स इंडिया की 20 लोगों की सूची में शामिल किया गया है। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 पीयूष जायसवाल को प्रदान किया गया है। बिहार नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर रहा। उत्तर भारत का पहला और देश का चौथा बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के भागलपुर में बनने जा रहा है। रवीश कुमार विदेश मंत्रालय के पूर्व प्रवक्ता हैं, जिन्हें फिनलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। वे भागलपुर के हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हेलो सखी चेन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बिहार के भागलपुर जिले में कछुआ पुनर्वासन केंद्र बनाया गया है। बिहार के शेखपुरा जिले में भगवान विष्णु की 800 साल पुरानी प्रतिमा मिली है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा वर्ष 2018 के आधार पर जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जन्म दर वाला राज्य बिहार है। देश का पहला 60 बेड वाला इंसेफ्लाइटिस वार्ड श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। देश का पहला 100 बेड वाला पीकू अस्पताल श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में बनाया गया है। बिहार सरकार के साथ भारतीय डाक द्वारा कृषि बागवानी उत्पाद शाही लीची और जर्दालू आम को घर घर पहुंचाने के समझौता किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष R.K. महाजन को नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा होंगे। देश का पहला ग्रीन हब दूरदर्शन केंद्र पटना है। ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष अनिल किशोर हैं, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं।
बापू आपके द्वार अभियान बिहार राज्य में चलाया जा रहा है। सिल्क सिटी ऑफ बिहार के नाम से भागलपुर प्रसिद्ध है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आर्सेनिक प्रदूषण को रोकने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार के नवादा को चौथा रैंक प्राप्त हुआ है। इस रैंकिंग का उद्देश्य आकांक्षी जिले में व्याप्त सेवा, आधारभूत संरचना आदि जैसी विषमता को दूर करना है। इस रैंकिंग में बिहार के 13 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा हाल ही में लिखी पुस्तक सियासत में सदस्यता का नाम है। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने आईआईटी पटना के साथ एमओयू किया है ताकि छात्रों को वास्तविक दुनिया के उद्योगों को एक्सप्लोर करने में सहायता मिल सके। दोस्तों यहां बता दें कि एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों जहां किन्हीं दो या दो से अधिक के बीच अगर लीगल ये नहीं बनता है, लीगल एग्रीमेंट का स्कोप ना हो, तो यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम इसमें होता है। ठीक है, इसमें कोई लीगल बाउंडेशन नहीं होता है। अभी हाल ही में वायु प्रदूषण प्रबंधन के लिए बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ एमओयू किया है। कोविड-19 लॉकडाउन के समय दूरस्थ शिक्षा के लिए बिहार में विद्या वाहिनी, मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय एवं उन्नयन बिहार नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। बिहार में हाल ही में ई गोपाला ऐप लॉन्च किया गया है। यह पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। हाल ही में बिहार के दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना की मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा मिल गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए एग्जाम ओरिएंटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।